सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए अब कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह मुतारिक हो चुका है और ये 20-21 दिन का प्रोसेस होगा और फिर 13 जनवरी तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, जब तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए जाएंगे। अब तमाम सियासी जमातें इस वक्त मीटिंग्स कर रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को फाइनल किए जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस के फैसले का इंतजार कर रही है। फैसला महफूज हो चुका है और अब वो फैसला ही डिसाइड करेगा कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना है या फिर नहीं लड़ना। और उसके बाद फिर वो पूरा अमल शुरू होगा कि जब वो कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करेंगे। जिस तरह चेयरमैन को नामजद किया गया, क्या उसी बुनियाद पर, उसी क्राइटेरिया पर और उसी फार्मूले के तहत पार्टी के टिकट्स भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार उनके पास पूरे मुल्क में होंगे या नहीं होंगे, और अगर वो इस इलेक्शन से, इस पूरे मंजर से आउट होते हैं तो फिर क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए खुला मैदान होगा? क्या सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन खासी हमें मजबूत नजर आएगी? केपी और बलूचिस्तान में फिर कौन कौन मैदान मारेगा? स्वीट एडजस्टमेंट्स और बड़े मुतारिक तरीके से इस वक्त सियासी जमातें अब आवाम में जाने का भी आगाज़ कर चुकी हैं। अब वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, और इस रेस में अब कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना मुबशिर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सना मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं और कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन के फैसले का तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त इंट्रा पार्टी केस का फैसला होना है और वही दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में होना या ना होना कितना फ़र्क डाल सकता है और कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त ये फैसला? देखें, अगर आप पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखेंगे तो जाहिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे। शर्मिला फारूकी साहब अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। राना साहब, बात जारी रखिएगा जी। और यहाँ पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि इलेक्शन से बाहर रखना पीटीआई को एक मसला पैदा हो जाएगा और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शंस की, उस पर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि जो भी किया जाए उसमें पीटीआई की पार्टिसिपेशन अगर इलेक्शन में होगी तो वो उस पर वैसे भी तो नाराज ही रहेंगे सब लोग, कोई खुश नहीं होगा जब भी रिजल्ट्स आएंगे। तो जो भी हारेगा वो अपनी नाराजगी का इजहार ही करता रहेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस के रिजल्ट को किसी ने तस्लीम किया हो जो हार गया हो। बहुत मुश्किल है, शादर और नादर, वंस इन अ मिलियन वाली बात है कि मानेंगे जनाब हम ठीक है जी हार गए थे। अदर देन दैट हमेशा नाराज ही रहते हैं लोग, लेकिन इस बार भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप पीटीआई को सिरे से ही बाहर कर दे और इलेक्शन से ही बाहर कर दे तो वो एक बहुत बड़ा, एक मेरे ख्याल में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी में एक बहुत बड़ा धचका होगा। ठीक है, तो शर्मिला साहिबा, आपकी पार्टी की और आपकी इस पर राय के ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में होती है तो एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनको उम्मीदवार ही ना मिलें, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स ही उनके पूरे ना हों। लेकिन इलेक्शन में उनका होना कितना ज़रूरी है, चूँकि अब ये फैसला कल भी आ सकता है, परसों भी किसी वक्त आ सकता है। उनकी जानिब से अपील की गई कि जल्द अज जल्द इस फैसले को लाया जाए, वरना ज़ाहिर है उनका मुस्तकबिल और फिर इलेक्शन का मुस्तकबिल, उस पर भी एक सवालिया निशान लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन के प्रोसेस और उसके नताइज पे बहुत बड़ा सवाल या निशान कर रहे हैं। बात यह है कि अगर किसी भी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो कानूनी हो, चाहे मॉरली हो, या जो भी महरक़ात हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर हमेशा इलेक्शन में हमने देखा है कि कोई ना कोई या तो लाडला होता है या कोई सिलेक्शन हो रही होती है या प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग हो रही होती है। ऐसे में है कि अगर किसी एक शख्स या किसी एक जमात को भी अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो ये इल्ज़ाम ज़रूर आएगा कि जनाब इलेक्शन के रिजल्ट या नताइज हमें कबूल नहीं है और आप ये नहीं होने दे सकते। बिकॉज इस मुल्क के अंदर इस वक्त मौशी और सियासी गैर इस्तेहकामी जो है वो उरूज पे है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि इस मजीद रेस्टलेसनेस हो। देखिए, आवाम के पास जाने दें, लेट देम डिसाइड। वो बेहतरीन हैं, वो समझदार हैं, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम है। आप ये ना समझें कि ये आवाम जो है ये कुछ समझती नहीं है, उनको सब पता है कि ऑन ग्राउंड आपके साथ क्या होता है। सही।
किसने महंगाई की, किसने बेरोजगारी खत्म की, किसने बढ़ाई, दे नो एवरीथिंग एंड दे कैन मेक अ बेटर चॉइस, इन्फॉर्म चॉइसेस। देखिए आजकल हर चीज मीडिया आजाद है, हर चीज आपको नजर आती है। आप अपने हलके में जाते हैं, आप देखते हैं किसने सड़क बनाई है, किसने सीवरेज की लाइन। जी। अच्छा शर्मिला साहब, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस भी आता हूँ। सना मिर्ज़ा साहब, अब ये बड़ी अच्छी बात शर्मिला साहिबा ने आखिर में की कि आवाम के पास जाने दें, आवाम को फैसला करने दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला किया तो ये एक बेहतर प्रोसेस के तहत, बेहतर तरीक़ेकार पर, बेहतर मुनज़्ज़म अंदाज से भी हो सकता था, ना कि बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद कर दिया, फिर उनके मुकाबले पर कोई इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश ही नहीं रखता था, किसी ने इंटेंशन ही नहीं शो की, तो फिर ये चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल तो होनी थी जो तरीक़ाकार अपनाया गया। मेरा ख्याल है कि अरबाब हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। मुझे बताएं, जमात इस्लामी के अलावा कौन सी पार्टी है जो कि एसओपीज़ को फॉलो करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे चलती हैं, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होने चाहिए। दूर नहीं जाएं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कितने नोटिस दिए गए। जनवरी वो आखिरी महीना था इस साल का जब उनको फाइनल नोटिस दिया गया था कि आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएं, और उसके बावजूद भी वो उसको जून तक खींच के लेके गए। फिर आप मुझे ये बता दें, मैं किसी की साइड पर नहीं हूं, लेकिन मुझे कहने की इजाजत होनी चाहिए कि फिर उसके बाद जो लोग मुंतखब हुए वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो आप इसमें फर्क कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रही है 2019 के आइन के तहत, ये भी एक अलग डिबेट है कि उनको 2019 का आइन बाद में याद आया, फिर उन्होंने कागजात नामजदगी जो जमा करवाए उसमें उन्होंने कुछ और जमा करवाया, बाद में वो कागजात वापस ले लिए। पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो हैं वो उन एसओपीज को फॉलो ही नहीं करती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करने का तरीकाकार है। हम अपनी मर्जी से अपनी अपनी पार्टीज को अपनी मोरूसी सियासत की बिना पर या अपने जाती मफादात की बिना के ऊपर कंडक्ट करवाते हैं और उनको चलाते हैं। तो अगर पीटीआई ने भी ये किया तो इस हमाम में तो सारे ही नंगे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी तक ये तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उस प्रोसेस के मुताबिक ही हम अदा नहीं करते हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पहले से पता होता है कि किसने चेयरमैन बनना है, किसने को चेयरमैन बनना है, किसने डिप्टी चेयरमैन बनना है, किसने प्रेसिडेंट बनना है। हम उस सिस्टम को तो फॉलो नहीं करते हैं। और जहां तक इस केस की बात है तो आई थिंक ये बड़ा डिलेड है, इसमें पहले सवालात होने चाहिए थे। अकबर एस बाबर साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जरूर होंगे, लेकिन उनकी कई दरखास्तें माजी में 10-10 साल से पेंडिंग पड़ी रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग केस उसकी एक बड़ी मिसाल मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर वो गए हैं तो फिर ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि आया वो टेक्निकली पार्टी का किस हद तक हिस्सा है, उनकी रुकनियत मौजूद है या नहीं है। फिर जो एलिगेशंस उनके ऊपर पीटीआई आयद कर रही है, उन एलिगेशंस का भी अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही एक बड़ी चीज नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस वो भी मौजूद है। फिर साइफर के हवाले से भी जो केस है वो भी अपनी जगह स्टैंड करता है। तो बेसिक असल मकसद सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त आया है तो फिर वो तमाम केसेस उनको दबोचने के लिए आगे इस्तेमाल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अगर बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जो नोटिस वो लोगों को दे रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसे नोटिस भी होने चाहिए जिसमें उन पार्टी से ये सवाल हो कि भाई आखिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत क्यों कर रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी आरओज, मेरा ख्याल है कि हर रोज जब हम सुबह उठते हैं ना तो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक 4 खबरें हमारे सामने रखी होती है कि आज ये इलेक्शन कमीशन के मसाइल हैं। आप शायद उस खबर के ऊपर बात नहीं कर सके जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आज आई है और उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उसके ऊपर क्या रिस्पांस आया है? कोई रिस्पांस नहीं है, खामोशी है। वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। इतना बड़ा एलिगेशन अगर पाकिस्तान बार काउंसिल लगा रही है, किसकी साइड पर है मैं इस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन अगर वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ऑन टाइम देना चाहिए। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि हम जो इल्जामात लगा रहे होते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इलेक्शन कमीशन कम से कम इस चीज को सामने रखते हुए अपनी पोजीशन को जरूर क्लियर करे। ठीक है, तो अब राना साहब इससे पहले तो हम सियासी जमातों के एतराज़ात देख रहे थे और बड़ा सही पॉइंट आउट किया है सना साहिबा ने कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एतराज़ात हैं वो तो कह रहे हैं इंतखाबी तरीक़ेकार पर उन्हें एतराज़ है, हल्का बंदियों पर उन्हें एतराज़ है, नशिस्तों की तकसीम पर भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन से मुतालिक इतने ज़्यादा सवालात अगर उठेंगे तो गैर मुतनाज़ साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी हो सकेगा, या फिर वही रिवायत हम दोहराएंगे जैसे आप कह रहे हैं कि हारने वाली जमात तो शोर मचाएगी हारने का, धांधली का, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो फ्रंट पर आकर कम से कम अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें इस वक्त जो अगर मैं कहूं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द इलेक्शन कमीशन,
लेकिन वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन में एवरीथिंग इज नॉट गोइंग प्रॉपरली स्मूथली एंड वहाँ पे ऐसी भी इस तरीके से हैंडल किया जा रहा है कुछ जमातों को, खास तौर पे पीटीआई को, कि जो वाकई जो सना ने जो पॉइंट रेज किया है, शी इज एब्सोल्युटली राइट। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज दिस विल एंड अप इनटू अ बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन। और बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में अगर आप जाएंगे इवन आफ्टर द इलेक्शंस, तो व्हाट आर यू अचीविंग आउट ऑफ इट? व्हाई आर यू गोइंग फॉर द इलेक्शंस देन? ठीक है, व्हाई आर यू वेस्टिंग द टैक्स पेयर्स मनी? ठीक है, सो बेसिकली आपको ये सारी चीजें, यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीजें अभी से टैकल करनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन मार्क्स जो है वो कम हो, यहाँ पे इतराजात जो है वो कम उठे। मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ पे कोई खुश नहीं होगा इलेक्शंस के रिजल्ट से, जो भी हारेगा वो नहीं मानेगा, बट एटलीस्ट यू कैन मिनिमाइज ऑल दोज कंसर्न्स। आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, उस प्रेशर को आप किसी हद तक सबसाइड कर सकते हैं by taking some steps। और वो स्टेप्स अगर अभी नहीं लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे जनाब, आप कहें कि जनाब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। नो, स्मूथ सेलिंग कैसे करेंगे आप? नई गवर्नमेंट जो आएगी, चले लेट्स पेंट अ सिनेरियो ओवर हियर, नई हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है, जिसकी मर्जी की हुकूमत हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। द पॉइंट इज कि स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इश्यू हो जाएगा, फिर वही पुरानी रट पे चलना शुरू हो जाएंगी सारी चीजें जो भी। लेकिन राजा साहब, जो स्टेप्स लिए जा चुके हैं, जो डिसीजंस हो चुके हैं, वो रिवर्स कैसे हो सकते हैं? बिलफर्ज ये जो हल्का बंदियों का मामला है, ये दो अगर स्पेसिफिक में केसेस आपके सामने रखूं, एक जेहलम का 13,82,000 की आबादी है, कौमी असम्बली के यहाँ सिर्फ 2 हल्के हैं, 13 लाख की आबादी है शहर हाफिजाबाद की, और वहाँ कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त अब इन हल्का बंदियों के नतीजे में निकली है। तो ये अब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 2.5-3 लाख पर एक नशिस्त निकली है, और अब इन हल्का बंदियों को आप अदालत जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको रोक दिया है। तो अब ये इन हालात में ये डिसीजन तो रिवर्स भी नहीं हो सकते, अब इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में। देखिए, मैं अंदर की कहानी आपको सुना देता हूँ, एक खबर दे देता हूँ आपको जी। ये जो हाफिजाबाद वाली आपकी बात कर रहे हैं ना, ये जो सीट वहाँ पे एक सीट है, 2 सीटों के बारे में ये मेरी इतलात है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, मतलब कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, या मैं जो भी करेक्ट करना चाहे मुझे जरूर करे। वो एहसन बोन साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी, और वो रिक्वेस्ट ये की थी कि हाफिजाबाद की 2 सीटें बना दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो बात नहीं मानी थी। क्या रीजंस थे, क्यों नहीं मानी थी, आई हैव नो क्लू। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं मानी थी। ठीक है, अल्टीमेट जनाब उन्होंने ये मसला जो है एहसन बोन साहब हाई कोर्ट में लेके चले गए। जब हाई कोर्ट में लेके गए तो उधर वहां पे रिमांड हुआ, रिमांड होके वापस इलेक्शन कमीशन के पास केस आ गया। जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस केस आया तो फिर एहसन बोन साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि दो बंदों का बेंच बना दे। ठीक है, 2 बंदों का बेंच नहीं बना, वो 5 बंदों का बेंच बन गया। ठीक है, तो अब इसमें अंदर की कहानी तो ये है कि 2 सीटें मांग रहे थे, मतलब 2 सीटें एक सीट कहते एक्स्ट्रा वहां पे क्रिएट कर दी जाए। इलेक्शन कमिश्नर को कहा था, राजा सिकंदर सुल्तान को कहा था, और मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, मैं दिस इज लाइक आई एम दिस इज माय इंफॉर्मेशन, एंड इफ समबडी हैज got some other information and if he wants to correct me, he is most welcome। ठीक है, now अगर ये इश्यूज लेके आप बैठे रहेंगे और इसी चीजों के कंसर्न बना के एक बहुत बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो इस तरह के इश्यूज तो 300 आएंगे इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद भी इतने इश्यूज खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। वो तो होता रहेगा, दैट्स रन ऑफ द मिल, वो होता रहेगा, दैट्स अ रूटीन मैटर। उसको आप उसमें ना ब्रॉडर एस्पेक्ट पे चले। ब्रॉडर एस्पेक्ट पे ये है कि जनाब इलेक्शंस हो, किसी को मिनिमाइज करें वहां पे जो कंसर्न्स हैं लोगों के, पार्टिसिपेंट्स के, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उनको मिनिमाइज कर सकता है इलेक्शन कमीशन। और अगर मिनिमाइज कर दे इलेक्शन कमीशन तो दैट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ठीक है, मिनिमाइज नहीं करेगा तो फिर मैं जो आइंदा आने वाला टाइम देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इलेक्शंस के बाद फिर वही शोर शराबा, फिर वही जनाब मैं नहीं मानता, फिर वही जलसे जुलूस, फिर वही एहतजाजी जुलूस, फिर वो एहतजाज, फिर उसमें से बाहर निकले। लेट्स लाइक मूव फॉरवर्ड, कोई आगे की सोचे, को थोड़ी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की सोचे,
को बताए उस तरफ थोड़ा कंसंट्रेट करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो Instead जी यहाँ जी ठीक है राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। ज़रा शर्मिला साहबा से मैं पूछ लूँ कि शर्मिला साहब, अब ये कुछ हल्का बंदियों पर आप लोगों को भी एतराज़ था, लेकिन जाहिर है कि अब अदालत से कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन की तारीख आ गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो अब इलेक्शन होने दें, इसमें हम ताख़ीर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तो ये मामला, और फिर राना साहब जो इलेक्शन कमीशन को इशूज़ को मिनिमाइज़ करने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं, कितनी गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन के पास कि आप लोगों के रिजर्वेशंस को ख़त्म कर सके? टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या स्टेप्स अब लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को? देखिए अरबाब साहब, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस करवाए, और ये अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए उनकी। इस मुल्क के अंदर हर इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ है, हर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, हर इलेक्शन के अंदर जो है शिकायत हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नताइज को रिजेक्ट किया है। कभी आरओ का इलेक्शन हो जाता है, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन जाती है, कभी पार्टियों को तोड़ा जाता है, पीपल्स पार्टी पेट्रियट बन गई, कभी आप देखें कि आरटीएस बैठ गया। तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि एक तो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आज चलें, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन ये मामला पहले भी उठना चाहिए था। बहरहाल देखिए, हमें अपने इदारों पे एतमाद करना पड़ेगा। हम उनको मुतनाज़ा नहीं बना सकते। वी हैव टू गिव हिम दैट इंकरेजमेंट कि भाई हम समझते हैं कि आप इस बात के मजाज हैं और आप इस बात को पावर बनाएंगे कि आप इस मुल्क में आज़ाद मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। और मैं समझती हूँ, मेरी जमात ये समझती है कि इंशाल्लाह ताला अगर ये 12 करोड़ 60 लाख वोटर्स की जो लिस्ट है, इसमें से जो 65% जो वोटर्स हैं वो यूथ है, वो बाहर निकल गए और उन्होंने वोट डाल दिया, तो कोई इस बैलेट पे डाका नहीं डाल सकेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है इस वक्त जो ग्राउंड पे है। हम जलसे भी कर रहे हैं, हम वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं, हम हर सूबे के अंदर जा रहे हैं और हम अपनी बात, अपना पैगाम, अपने मंशूर की बातें हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। बाकी तो सब ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है। एवरीबडी इज सिटिंग एट होम, वो बैठे हुए तस्वीरें आती हैं, वो कमरे के अंदर इजलास हो रहा है। और शर्मिला साहब, चूंकि अब आप लोग खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, और अब देखें आपके वजीर दाखिला जो थे वो अपना ओहदा छोड़कर आपकी पार्टी में भी शामिल हुए, तो इसका मतलब अब लेवल प्लेइंग फील्ड का तो कोई इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक नहीं है ना? अब आपके साहब, आपको मालूम है जब हमारा बलूचिस्तान में जलसा हुआ तो उस वक्त भुट्टी साहब ने क्या कहा? ही वाज द सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जलसे के बाद आज बलूचिस्तान में इतना बड़ा जलसा देखा। एंड आई थिंक ही वाज मोटिवेटेड बाय दैट जलसा कि उन्होंने इस्तीफा दिया और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो आप जाएं, जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये कह रहे हैं कि जी हम बड़े मकबूल हैं और हम 125 सीटें पंजाब में ले जाएंगे, उनको शायद बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जाए आवाम के अंदर, लोगों के वोट का एहतराम करें। वोट को इज्जत दो का नारा तो आपने लगाया था ना, तो फिर आप उस पर अमल तो करें, उस वोट को इज्जत तो दें, वोट को चोरी होने से रोकें, उसमें डोंट बिकम एन अकम्प्लिस इन दैट। ठीक है, पुरानी फुरसदा जो एक सियासत है जिससे हम सब बेजार आ चुके हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि भाई देखें, सियासी कारकुन हर किसी का काबिल एहतराम है, बिल्कुल, हम सब सियासी कारकुन हैं, वी अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो सियासत है ना, सियासी मुखालफिन को नीचे दिखाना, जेलों में भरना, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना, दिस नीड्स टू एंड। पाकिस्तान अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि आप मजीद पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी गैर इस्तेकामी को लेकर आए। आप लोगों के वोट का एहतराम करें, लोगों के ऊपर एतमाद करें, जाए इलेक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट हो उसको कबूल करें। आप हार गए तो हार गए। बीबी शहीद साहबा को हराया गया 17 मेंबरान के साथ असेंबली में बैठी जी, उस औरत की क्या बात थी? इस जैसी लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, दुनिया भर में नहीं हुई है। अगले इलेक्शन में शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो बैठी, उनको हराया गया 17 में। उन्होंने कहा मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी, भागने वाली मैं नहीं हूं, मैं डट के मुकाबला करूंगी, लाऊंगी इस मुल्क में की जमहूरियत। और आखिर में अपनी जान का नजराना दिया उन्होंने। सही। तो सना मिर्जा साहब, ये एक
सियासत हम एक कैंपेन देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आवाम में जा रही है, और जो लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं हो रहा। और एक नून लीग की इस वक्त हम सियासत और कैंपेन देख रहे हैं कि वो अभी तक जलसे जुलूस की तरफ नहीं गए, वो इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं, नंबर गेम को पूरा कर रहे हैं। अब ये इस वक्त कौन सी स्ट्रेटजी आपको आगे ये कामयाब होती नजर आ रही है? जिस तरह एक सिटिंग मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, क्या मजीद कुछ सरप्राइजेज हमें और देखने को मिल सकते हैं आने वाले साल में? मेरे ख्याल है कि इससे पहले तो एक सरप्राइज ये था कि सरफराज भुट्टी साहब ने कुछ वक्त पहले ये कहा था कि वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं उनका जहन किस तरह बदला। वो जलसा देखकर शर्मिला साहिबा कह रही ना कि बलूचिस्तान में जलसा उन्होंने देखा तो उनकी राय बदल गई। बिल्कुल, शर्मिला मेरी बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए बहनों की तरह है, लेकिन आई डोंट नो, ये तो सरफराज भुट्टी साहब ज्यादा क्लियर बता सकते हैं कि आखिर उनका जहन क्यों बदला। फिर हमें पीपल्स पार्टी का ये स्टांस भी समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी पिछले 5-6 महीने से बलूचिस्तान पर काम कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनूबी पंजाब में काम कर रही थी, और इनकी कोशिश थी कि अच्छे लोग, अच्छे चेहरे सामने लाए जाएं। लेकिन जब कुराए फाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से निकला, जिसका इल्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर पीपल्स पार्टी बारहा लगाती आ रही है, तो बहुत से लोगों ने लास्ट मोमेंट के ऊपर पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, और वो जनूबी पंजाब से या बलूचिस्तान से भी वो नून लीग की झोली में आकर गिर गए। तो उसमें अगर सरफराज भुट्टी साहब इनकी जमात में शामिल होते हैं तो इसकी यकीनन कोई बड़ी वजह होगी, जो कि पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खाना या फिर ये कि भुट्टी साहब बेहतर बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैं क्विकली सिर्फ इसमें ये रिस्पॉन्ड करूंगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि आवाम में जा रही है, जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके नाम कुराए फाल निकल चुका है। तो आई थिंक ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि वो जो बैलेट बॉक्स की जो अचीवमेंट है कि कौन बैलेट बॉक्स के जरिए किसको आगे लेके आता है। अवाम की बात हम करते जरूर हैं, लेकिन अवाम का कोई इसमें से नहीं है। 2013 में अवाम ने जिनको वोट देने की कोशिश की, मैग्नेटिक इंक के बहाने के ऊपर उनको पीछे कर दिया गया और दूसरी जमात को आगे कर दिया गया। फिर 2018 में जब अवाम ने किसी को इंतखाब में लाके कामयाब करने की कोशिश की तो आरटीएस बिठा के आपने एक जमात को पीछे कर दिया और दूसरी को आगे कर दिया, या एक से ज्यादा जमातों को पीछे कर दिया और दूसरी को आगे कर दिया। तो आई थिंक इसमें भी हमें ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि 2024 में अवाम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अवाम बेचारे चाहते ही रहते हैं, लेकिन होता वही है जो डिसाइड होता है, और वो भी ड्राइंग रूम्स में डिसाइड होता है। पाकिस्तान कभी भी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से नहीं निकल सकता। जिस दिन निकल गया उस दिन पाकिस्तान की शक्ल बदल जाएगी, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम पाकिस्तान की शक्ल बदलने को तैयार नहीं है। नून लीग जो भी पॉलिटिक्स कर रही है उसमें एक अहम चीज ये जरूर मैं कोट करना चाहूंगी, जो खबर भी हो सकती है एक हवाले से, कि इस वक्त नून लीग की भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह यंग लॉट को सामने लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यंग खून, या ये कहना चाहिए यंगस्टर्स की जमात का क्लेम करती है, वो दुरुस्त है या नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन इस वक्त नून लीग की ख्वाहिश है, जिसमें मरियम साहिबा भी एक अहम रोल प्ले कर रही हैं, कि वो चाहती हैं कि यंग लॉर्ड जो है वो नून लीग के टिकट्स के ऊपर सामने आए। अब ये जो पुराने नून लीगी हैं वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, ये एक बड़ा, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा टास्क होगा मरियम नवाज साहिबा के लिए अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अभी यंगस्टर्स की सियासत की बात कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्लेम ही कर रही है। तो आई थिंक नून लीग के लिए बड़ा जरूरी होगा कि नए चेहरे लाएं और वो नए चेहरे वो कामयाब भी करवा सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिलावल साहब या फिर मरियम साहिबा कौन यूथ को ज़्यादा इंप्रेस करने में कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा, राना मुबश्शिर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमान एक ब्रेक के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त केस है उसके महफूज फैसले से मुतालिक उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस का फैसला इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम तरीन बन गया है। ये फैसला महफूज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन में आज भी बड़ी अहम तरीन समाअत हुई, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर अली साहब, जो कि अब चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पेश हुए और उस समाअत में बहुत सारे दलाइल भी दिए गए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से भी, गौहर अली साहब की जानिब से भी, और इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दें। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं आता और या फिर ताख़ीर का शिकार होता है, 2-4 दिन अगर ये महफूज रहता है, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं लड़ सकेगी? क्या इस वक्त तक की सूरत हाल है? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इस केस में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज बड़े
अहम दलाइल आपकी जानिब से भी दिए गए, ये फैसला आज महफूज हुआ है। ये बताएं कि अगर 2-4 दिन तक सर अगर ये फैसला महफूज रहता है तो हम इसका क्या मतलब समझें? अगर 22 दिसंबर गुजर जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की दौड़ में मौजूद रहेगी या फिर टेक्निकली कानूनी तौर पर आउट हो जाएगी? जी देखें, ये अगले 2-3 दिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बड़े क्रूशल हैं और इसीलिए हमने आज रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने हमसे 40 सवाल पूछे हैं। वो 40 सवाल बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल हैं, मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं केस से, लेकिन हमने फिर भी आज 4-5 घंटे की बहस करने के बाद उन सारे सवालों का जवाब भी दिया और मुतमईन किया मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन को। तो हमारा ख्याल था कि आज ये अनाउंस कर देना चाहिए था। वो सवालात हमने जवाब दे दिए, अब उसके बाद जजमेंट आ जानी चाहिए ताकि हमारा सिंबल का इशू ख़त्म हो और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हम फिर उस सिंबल के तहत हम उनको फील्ड में दाखिल करा सकें, जो कि आने वाली है नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख अगले कल से परसों से। लेकिन वो बहरहाल उन्होंने ये तो ज़रूर कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें एहसास है टाइमिंग का, लेकिन हम फिर भी फैसला महफूज रखते हैं। तो अब फैसला महफूज तो रख लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये फैसला चंद दिन बाद आए। फैसला इनफैक्ट कल ही आ जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स तो रुक नहीं सकते। वो तो अब शेड्यूल आ गया है, उसमें शेड्यूल में सारा कुछ दाखिल करना है, तो बहुत ज़रूरी है और ये तकाजा भी है जमहूरियत का भी, और कानून इसीलिए कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, और 7 दिन बहुत अरसे से गुजर चुके हैं लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं आया। तो ये इससे हमें 2 नुकसान हो रहे हैं मेरी नज़र में। एक तो नुकसान ये है कि हमारा जब तक सिंबल नहीं मिलता तब तक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उस सिंबल के तहत लड़ नहीं सकते, और अगर वक्त गुजर गया और शेड्यूल के मुताबिक वो ना कर सके तो फिर उनको इलेक्शन की डेट तक वो मौका नहीं मिल सकेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने अपील भी करनी हो, अगर फैसला हमारे खिलाफ भी आता है तो अपील करने का टाइम भी कम रह जाता है। तो ये सारे मामला को देखते हुए हमने इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन को कि आप ये जल्द फैसला कर लें। आप देखें, अगर इसकी तारीख देखें इस सारे मामले की, तो पहले हमने इलेक्शन कराया जून में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका ये जो फैसला है कराने का इलेक्शन ये दुरुस्त नहीं है, आप 2019 के आइन के तहत आप दोबारा से इलेक्शन कराएं, और 20 दिन दिए। हमने 20 दिन में इलेक्शन कराए। फिर वो 14 लोग जो मेंबर नहीं थे पीटीआई के, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें उनका नोटिस दे दिया, इस केस की समाअत होती रही, उसकी वजह से भी सिंबल का प्रोसेस आगे नहीं चल सका। उसका भी फैसला एक तरह से उन्होंने महफूज रख लिया। फिर अज खुद कल 40 सवाल दे दिए हमको कि आप ये सवालों के जवाब दें। हमें वो फिर आज सवालों के जवाब देने पड़े, उसका भी फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन शेड्यूल भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो आप देखते हैं तो एक रीजनेबल बात यही है कि आपने जो भी फैसला करना है आप कर दें, ताकि इस मामले को किसी एक हल तक पहुंच सके और हमारी अगर जो भी राइट्स हैं हम उसके मुताबिक एक्शन प्लान करें। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है अली ज़फ़र साहब, आप जिन लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, पार्टी से आउट थे, उन्होंने ये अपील की और उन्होंने इस को चैलेंज किया, तो वो तो अपने आप को पार्टी का मेंबर बताते हैं और हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला देते हैं। इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा आगे चलकर आते हैं। ये जो इलेक्शन का तरीक़ाकार था, ये बिला मुकाबला पैनल की सूरत में जाना और ये बिला मुकाबला तमाम लोगों को मुंतखब करवाना, ये आइडिया असल में किसका था? यहीं से तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसना शुरू हुई ना। ये किसने आइडिया दिया था कि कोई मुकाबले पर ना आए और बिला मुकाबला चेयरमैन और बाकी सब मुंतखब हो जाए? जी, आज ये भी सवाल एक था, इसको मैं अजीबोगरीब सवाल कहता हूँ कि अनअपोज्ड क्यों हो गए। इसके जवाब ये है कि आप एक जनरल इलेक्शन की भी जब बात करते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 की भी बात करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप अनकंटेस्टेड है, यानी कि आपका एक ही कैंडिडेट है फील्ड में, तो फिर आपको वोटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग सिर्फ तब होती है जब 2 लोग या 3 लोग या एक से ज्यादा शख्स आपस में मुकाबला करें। अगर आप अनअपोज्ड होंगे तो नोटिफिकेशन इलेक्शन पाकिस्तान भी जारी कर देगा, और हमारा 2019 का आइन भी यही कहता है। किसी भी पार्टी को आप उठा लें, किसी का भी आप इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लें,
सारे के सारे अनअपोज्ड ही हुए हैं। और अनअपोज्ड का कोई जानबूझ के नहीं करता। अनअपोज्ड का ये मतलब है कि अगर एक लीडर खड़ा हुआ है, एक पैनल खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, या कोई चेयरमैन की पोस्ट खड़ा हुआ है, और दूसरी साइड से कोई भी मेंबर वोट कर या कंटेस्ट करने के लिए ना आए, तो फिर ये कोई आप किसी पार्टी का फर्ज नहीं कि वो ढूंढे और आके कहे कि नहीं आप इलेक्शन लड़े ताकि ये मुकाबला ना हो। वो फिर अगर नहीं आता तो अली जफर साहब, ये एतराज यहीं से तो शुरू हो रहा है ना कि अगर एक तरफ इलेक्शन लड़ रहे हो शाह महमूद कुरैशी, या एक तरफ लड़ रहे हो परवेज इलाही, या इसी कैलिबर का कोई और नाम लड़ रहा हो जिसका सियासत में कोई बड़ा नाम हो, पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां हो, तो शायद सामने कोई भी कैंडिडेट ना आए। लेकिन जब बैरिस्टर गौहर अली का नाम सामने आता है तो उनकी पार्टी के साथ एसोसिएशन को इतनी बहुत पुरानी तो नहीं है, तो वहां पर हैरत होती है लोगों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि चेयरमैन बनने की उम्मीद रखता हो या उसकी ख्वाहिश हो और वो आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। जी देखिए, हमारे 800 मेंबर्स, 8 लाख से कुछ ज्यादा मेंबर्स हैं जो वोटिंग मेंबर्स हैं, और वो 8 लाख जो हमारा इलेक्ट्रल कॉलेज है उसमें से कोई भी शख्स नहीं आया। और उसकी वजह इतनी हैरानकुन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया था। जो पैनल्स हैं वो भी इमरान खान साहब के ही पैनल्स थे, इसलिए पार्टी में इमरान खान साहब की जो डिसीजन है, जो फैसला है, उसकी इतनी इज्जत है कि फिर किसी ने सोचा नहीं कि हम अनअपोज आए, हम अपोज करें इसको, तो इसलिए वो अनअपोज आ गए। अगर वो कोई आ जाता तो उसका इलेक्शन बिल्कुल हो जाता, उसमें तो कोई बात नहीं। पूरा मीडिया पे ये नॉमिनेशन पेपर्स के दिन जो थे मुकर्रर, उस पे पूरा मीडिया पे आ रहा था कि कोई भी आ जाए। वो नहीं आया तो उसको आप पार्टी का इलेक्शन तो आप नहीं कह सकते कि वैलिड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि अनअपोज्ड हो ही कोई ना, लेकिन ऐसा कानून बन भी नहीं सकता, क्योंकि अगर अनअपोज्ड तो अब अली जफर साहब इसका ये मतलब निकाला जाए कि जिस तरह दीगर सियासी जमातें जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी उनके निज़ाम पर और उनकी मौरूसियत पर, तो वो और फिर उनके कायदीन के फैसलों पर कि जी अगर किसी ने फैसला दे दिया तो पत्थर की लकीर है, उसके खिलाफ कोई नज़रियाती आर्गूमेंट भी नहीं दे सकता, कोई लॉजिकल या जेन्युइन बात भी नहीं कर सकता। तो उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हीं जमातों के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रही है कि अगर लीडरशिप से एक कोई प्लान दे दिया गया है तो बस उसी पर अमल करना है, कोई और उस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगा। देखिए जी, एक होता है कि कानूनी तौर पे कोई पाबंदी है, दूसरा है कि कोई प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। कानूनी तौर पे तो कोई पाबंदी नहीं, कोई भी आके तो कंटेस्ट कर सकता है और फैसले को बेशक जिसका भी फैसला हो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। तो आइन तो हमारा यही कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो अलग बात है। और स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल सामने आ गया है, तो ठीक बात की, ठीक फैसला किया मेंबरान ने कि हम इसको कोई कंटेस्ट के लिए नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कंटेस्ट होगा तो दूसरी तरफ जनरल इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें कंफ्यूजन पैदा होगी, तो वो नहीं आया कंटेस्ट। लेकिन अगर आ भी जाता तो लोग वोट करके उसको इलेक्ट कर लेते तो ठीक था, बट नहीं आया तो उसमें आप ये कोई यानी कोई गैर कानूनी काम नहीं आप कह सकते कि गैर कानूनी बात हुई, वो तो एक प्रैक्टिकल बात है। और ये तो ठीक है, जो स्टूडेंट्स तो है, हमारी पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रेट जो उनका है वो तो एक इतना वास्ट है लोगों का, और उसका एक ऐसा प्रोसेस बन गया है कि वो हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है और फिर पूरी तरह इलेक्शंस भी होते हैं। लेकिन अभी तक हमारी शायद डेवलप नहीं हुई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी उस लेवल के हों जो कुछ जैसा अमेरिका की 2 जमातें हैं उसमें होता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ महले 170 जमातें हैं, तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं अपनी जमातें बनाने की और एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जाने की, इसलिए भी शायद ये एक हमारा कल्चर डेवलप नहीं हो सकता। तो बैरिस्टर साहब, अभी आप जिन ममालिक के या जिन माशरों की आप मिसाल दे रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान में आप लोगों को वो निज़ाम राइज करना था तो अरसा तो आप लोगों को काफ़ी मिला। ये 4 साल जिसमें आपने हुकूमत की, उसमें अपने पार्टी के उस तर्ज पर जहाँ जिन ममालिक की आप बात करें उस तर्ज के इलेक्शन आप करवा सकते थे अगर इंटेंशन होती या पार्टी करवाना चाहती, लेकिन वो पूरा का पूरा टाइम ज़ाय किया गया। मेरा ख्याल है अगर आप तारीख देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई की, तो काफ़ी प्रोग्रेस किया है, बाकी पार्टी से बहुत बेहतर है, और बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं अभी तक पहुंच सके, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं।
बिल्कुल आइडियल नहीं पहुंच सके, लेकिन उस तरफ गामजन तो है, उस तरफ काविश हो रही है, कोशिश हो रही है उस तरफ जाने की। और कम से कम हमने जो एक बड़ा अच्छा आइन बनाया था 2019 में, उसमें बड़ी अच्छी अमेंडमेंट्स भी की थी, और ताकि हमारा इंट्रा पार्टी का सिस्टम जो है वो ज़्यादा और भी जमहूरियत के मुताबिक हो। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो आपकी तरमीम ठीक नहीं है, आप वापस 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाएं और वहाँ इलेक्शन कराएं। तो वो फिर हमें मजबूरन 20 दिन में कराना पड़ा। लेकिन आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं, और पूरी कंपटीशन होनी चाहिए, और वो एक प्रैक्टिकली उसी तरह हो जिस तरह के बाहर के ममालिक में है। बिल्कुल होना चाहिए, और यही पिल्डैट की एक रिपोर्ट भी यही कहती है। जो बाहर के मुल्क हैं, मैं बहुत सारे ममालिक के देखी थी, इसी केस के सिलसिले में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये वाला इशू तकरीबन एशिया के सारे ममालिक में, टर्की में, लैटिन अमेरिकन ममालिक में, अफ्रीका में, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में भी ये इश्यूज हैं जिसके ऊपर कानून साजी भी की जा रही है और रेगुलेशंस भी बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो अब अली ज़फ़र साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी आ जाता है कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से और बिलफर्ज आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, अपने निशान पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे इलेक्शन के, उनको जो टिकट दिए जाएंगे वो भी जिस तरह अभी चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया गया बैरिस्टर गौहर अली साहब को, और बहुत सारे पार्टी के जो तजुर्बेकार लोग थे जो बहुत कई सालों से साथ थे, उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज किया गया, तो यही क्राइटेरिया और इसी तरह का मेरिट फिर आम इंतखाबात के टिकट देते हुए भी फॉलो किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक आम इंतखाबात के टिकट्स का सिलसिला है, बहुत मुख्तलिफ लेवल्स पे कमिटीज़ बनी हुई हैं, और एक कंप्लीट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोसेस है, जिसके तहत उन कैंडिडेट्स की जो सबमिट करता है अपनी एप्लीकेशंस, उसको देखा जाता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है, माजी देखा जाता है उसका, उसकी प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, उसकी बाकी जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं कि क्या एफिलिएशंस हैं, और उसके बाद वो फिल्टर होते होते फाइनली एक टॉप लेवल पे आता है और फिर फैसला किया जाता है। लेकिन एक पॉलिसी ज़रूर रखी है हमने। पॉलिसी ये है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी जिनको, वो वही लोग हैं जो कि पार्टी के साथ खड़े रहे इन मुश्किल औकात पे, और जो लोग छोड़ गए थे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये भी बड़ा क्लियर पॉलिसी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो पॉलिटिकल हमारे जो सियासी कारकुन हैं, हमारे जो सियासी लीडरान हैं, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, जानते हैं, और उनको वो ज़्यादातर हैं। कुछ वकील भी बहुत सारे हैं जो कि न्यू कमर्स हैं। उसके अलावा अभी ये जो कुर्बानियां देने वाले हैं, जो पुराने कारकुनान हैं, उनको अभी चेयरमैनशिप के लिए फिर क्यों कंसीडर नहीं किया गया? इस वक्त उन्हें क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया? देखें, जहाँ तक चेयरमैन का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा कि वो खुद बड़े काबिल हैं, लेकिन नंबर 2 एक अहम बात ये थी कि हमने इस वक्त केयर टेकर मोड, बिकॉज ये आपको पता है कि असल चेयरमैन, जो फाइनल चेयरमैन, वो तो इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनको हमने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बाहर इसलिए रखा कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमात हैं, और हम नहीं कोई बहाना देना चाहते थे कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हों। तो हमने एक केयर टेकर एक सेटअप के लिए हमने चेयरमैन इस फिलहाल चूज किया या इलेक्ट किया, और वो जब इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे तो वो अपना इमरान खान साहब री इलेक्शन में वापस आ जाएंगे। दूसरे लोग जो हैं, इसका मतलब है कि पीटीआई के पास कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी आप दूसरी जमातों पर तनकीद करते हैं कि वो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई हैं जमातें, और एक फैमिली से लीडरशिप बाहर नहीं निकल रही होती। तो यहाँ भी बिल्कुल वही है कि केयर टेकर के तौर पर तो किसी और को बना दिया गया, लेकिन फुल टाइम चेयरमैन कोई और नहीं बन सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनिशियल आइन था उसमें भी यह था कि 2 बार से ज़्यादा टेन्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, चाहे वो बानी मेंबरान में से ही कोई क्यों ना हो। तो अब वो आइन और वो उसूल, वो नज़रियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब भुला चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो केयर टेकर मोड में जो अभी सेटअप आना था,
उसमें मैंने पूछा था इमरान खान साहब से कि एक सजेशन ये भी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से कि आप अपनी फैमिली का कोई मेंबर बना दें। तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे 1 सेकंड भी नहीं लगाया और जवाब दिया कि नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, मेरे ख़ानदान से कोई भी नहीं आ सकता। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस वक्त लीगल टीम में भी हो और वो काम भी कर रहे हों और जानते हों, ताकि ये जो इतने सारे केसेस हैं पीटीआई के, ये है कि उन्होंने जब बाकी जो सीनियर क़यादत है उनका सोचा। वैसे सब रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि ये केयर टेकर सेटअप क्यों लगाया गया, यानी बैरिस्टर अली जफर साहब या बैरिस्टर गौहर अली साहब या शोएब शाहीन साहब या कोई और पीटीआई का फेस फुल टाइम चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, प्रैक्टिकली तो वो फुल टाइम है, लेकिन देखें जब जो एक, इसमें कोई शक नहीं, आप जो भी बात कर लें, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई इमरान खान साहब के साथ ही उनकी शनाख्त है और इमरान खान साहब के खिलाफ बगैर पीटीआई जो है वो एक तरह से जमात, इफेक्टिव जमात है ही नहीं। वही मेन लीडर हैं और उन्हीं की पॉपुलैरिटी है। तो जो सबसे पॉपुलर होता है और जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है वही फिर चेयरमैन बनता है। इसलिए ये कहना कि वो क्यों बने या वो बन नहीं सकते या कोई और बन जाए, वो मेरा ख्याल है वो एक हर पार्टी का अपना एक इंटरनल लीडर होता है जो कि पता होता है कि पार्टी का यही मेन लीडर है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो नजरियात के गिर्द नहीं है, वो एक शख्सियत के गिर्द वो घूम रही है। एक शख्सियत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, शख्सियत नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। यानी एक पार्टी को आप लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकें, शख्सियत को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है आप लोगों ने। देखिए, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी डेवलप होगी। फिलहाल जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो इमरान खान साहब हैं सबसे पॉपुलर लीडर महिला पाकिस्तान के और वही लीड कर सकते हैं पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप करती जाएं और अल्टरनेट लीडरशिप भी आती रहे और आनी चाहिए। ये एक अच्छा असूल है। हो सकता है कल को आप जिस तरह मुशर्रफ साहब एक कानून लेके आए थे कि 2 बार से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, हो सकता है आप वो कानून ले आए तो उसकी वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी में तब्दीली आ जाए। तो ये बातें करने वाली हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम फिलहाल जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं वो तो यही है जो मैं कह रहा हूँ कि एक जो सिचुएशन में हमने अपने आप को देखा जहां में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वरना तो हमने करा चुके थे। इमरान खान साहब चेयरमैन थे उस पार्टी के, वो तो जब दोबारा इलेक्शन कराने पड़े और वो जेल में थे, इसलिए हमने इस सारे को किया। और आपका दूसरा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने पूछा कि बाकी लीडर्स कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं आपने लगाया एज चेयरमैन या वो क्यों नहीं लड़े इलेक्शन। तो वो भी बात हुई थी। बहुत सारी लीडरशिप तो वैसे ही नहीं आ सकती बाहर, वो छुपे हुए हैं क्योंकि उनको डर है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारी लीडरशिप जो है वो जेल में है, उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं और बहुत सारी लीडरशिप जो है वो अपने अहम ओहदों पे जो हैं वो ऑलरेडी फाइज हैं और उनको काम करना है, उन्होंने अपने इलेक्शंस लड़ने हैं। वो भी पार्टी को इस तरह हेड नहीं कर सकते जिस तरह एक ठीक है। और अली जफर साहब, आखिर में बस ब्रीफली बता दीजिएगा कि ये आईपीपी में जो लीडरशिप आपकी गई है, जाहिर है वो सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप थी, उसकी वापसी की क्या कंडीशंस हैं? वो आने वाले इंतखाबात में पीटीआई के टिकट से अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो दरवाजे खुले हैं या बंद कर दिए मुकम्मल तौर पर? जी देखें, जहाँ तक मेरे साथ जहाँ बात हुई है और सारी जो कंसेंसस अभी तक है वो तो ये है कि कोई किसी किस्म का गुंजाइश नहीं है कि उनको वापस लाया जाएगा। प्रेफरेंस दी जाएगी टिकट्स के लिए सिर्फ उन लोगों को जो कि इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस की हैं, कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, और जो वर्क हैं पार्टी के। तो फिलहाल तो यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं फैसला कब तक आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है या फिर उसके खिलाफ आता है। आने वाले 1-2 रोज में यह वाज़ेह हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।